नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 22वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से भी जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो संज्ञानात्मक विकास का हम लोग आज थ्योरी क्लास करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ना संज्ञानात्मक विकास क्या होता है अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है ये आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और आज का ये जो क्लास है हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, क्यों? क्योंकि इसमें से 100% जो क्वेश्चन है ना वो पूछा जाता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये जो संज्ञानात्मक विकास जो आप पढ़ा रहे हो ना वो तो हमारे सिलेबस में नहीं हम लोगों ने देखा है। तो एक चीज़ बता दूं, 30 प्रश्न आप लोगों का इस विषय से आने वाले हैं। मतलब जो शिक्षण अभिरुचि का आप लोगों का जो विषय है ना उसमें से 30 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और 30 नंबर का आने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है केवल आपके जो सिलेबस है उसमें 6 या 7 टॉपिक को केवल दर्शा दिया गया है और बता दिया गया है, तो ये 6 या 7 टॉपिक से पूरे के पूरे 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो निकाला जाएगा? क्या आप लोगों को लगता है ये सब नहीं किया जाता है एक्चुअल में? अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे ना तो अच्छे से आप लोगों को पता चलेगा कि अलग अलग जो टॉपिक है ना उसमें से ये प्रश्न जो है वो निकाला जाता है। केवल आपके सिलेबस में जो 6-7 टॉपिक दिए है उसी से ही नहीं निकाला जाता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास से भी ना कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए आप लोगों को ना ये जो टॉपिक है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके बुक में केवल है केवल ना 6-7 टॉपिक दिया है, उससे ज़्यादा नहीं दिया है। तो इसीलिए मैं ना जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर तो उस टॉपिक को आप लोगों को कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद ना इस क्लास में जो जो नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ताकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को ना क्विक रिवीजन कर पाओ। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, सारे को नोट नहीं करना है, जो केवल मैं बोलूँगा केवल उसी को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों को ना एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों का ना ये जो क्लास हो जाएगा ना उसके बाद ना इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो और जुड़ करके ना इसका जो पूरा पीडीएफ है वो डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जो बुक लिए होंगे ना तो उस बुक में ये टॉपिक नहीं दिया होगा, तो इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और जुड़ने के बाद ना इसका जो पूरा पीडीएफ है आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके दोबारा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आया आप लोगों को? और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए ना आप लोगों को केवल नॉमिनल चार्ज आप लोगों को पे करने होंगे। बाद में आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, क्या क्या करना होगा आप लोगों को। चलिए, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है ना वो संज्ञानात्मक विकास, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। अब संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, सबसे पहले परिचय दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। परिचय, इसके अंतर्गत ऐसी प्रतिक्रियाएं जो किसी संज्ञानात्मक अनुभव से होती है। इसमें चेतना की प्राप्ति से संबंधित समस्या प्रतिक्रिया निहित होती है। मनोविज्ञान की जिस शाखा में संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के नाम दिया जाता है। तो ये आप लोगों को केवल एक बार पढ़ लेना है। आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा कि संज्ञानात्मक विकास एक्चुअल में होता क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है क्या, आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, केवल इसका जो परिचय है ना उसको एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद परिभाषा दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। मनोविज्ञान अवधारणा के अनुसार संज्ञान वह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानार्जन होता है। संज्ञान का प्रभाव अधिगम और चेतना की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे इंग्लिश में कॉग्निशन कहते हैं। यह लैटिन भाषा के कॉग्नेसियस शब्द से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। तो इस प्रॉपर परिभाषा में आप लोगों को क्या नोट करके रखना है, आप लोगों को दो चीज़ नोट करके रखना है। जो संज्ञान जो शब्द है ना वो किससे मिलकर बना है, तो संज्ञान जो है ना वो अंग्रेजी की कॉग्निशन से मिलकर बना है और लैटिन भाषा के कॉग्नेसियस से बना है। तो इन दोनों को आप लोगों को शॉर्ट में नोट करके रखना है। ठीक है, आप लोगों को अभी जस्ट समझाऊंगा कि संज्ञान क्या होता है या संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, आप लोगों को समझाऊंगा। नेक्स्ट लाइन को ध्यान से पढ़िए। संज्ञान यह संज्ञानात्मक विकास के उन आंतरिक प्रतिक्रियाओं का बोध कराता है जिसमें समाधान सूचनाओं का संग्रहण, संज्ञानात्मक स्मृति का विकास, कल्पनाशीलता तथा निश्चित रूप से योग्य बनाने से है। अब आप लोगों को ना मैं ये समझा देता हूँ कि संज्ञानात्मक विकास या संज्ञान क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संज्ञानात्मक विकास या संज्ञान का मतलब होता है कि एक बालक की अभियोग्यता या मानसिक उसकी क्षमता, मतलब ये है कि एक जो इंसान होगा ना उसके अंदर जो भी अभियोग्यता है, जो क्षमता है ना, जैसे चेतना,
बुद्धि, भाषा, कल्पना करना, स्मरण करना, समस्या समाधान करना, ठीक है, योजना बनाना, संकेत बनाना, इन तमाम प्रकार की जो अभियोग्यता होता है, जो उसमें योग्यता होता है, एबिलिटी होता है ना, उन तमाम चीज़ों को समझने के लिए, चाहे वो समस्या समाधान करने के लिए जो योग्यता होता है, उसे ना संज्ञानात्मक कहा जाता है, कॉग्निटिव कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को? मतलब ये है कि एक इंसान के अंदर जो योग्यता होता है ना किसी कार्य को करने के लिए, चाहे वो सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, चाहे वो किसी कार्य को करने की क्षमता, किसी स्किल को करने की क्षमता, उसके अलावा स्मरण करने की, समस्या समाधान करने की क्षमता, तो ये तमाम जो क्षमता होता है ना जो एक व्यक्ति के अंतर्गत होता है, उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, मतलब संज्ञान कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ में आया आप लोगों को? आपके अंदर जो योग्यता है उसे क्या कहेंगे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो उसे संज्ञान कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अलग अलग परिभाषा दिया है, इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ परिभाषाएं दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। नीरस के अनुसार संज्ञान शब्द की उत्पत्ति सभी प्रतिक्रियाओं का संदर्भ होता है जिसके द्वारा इंद्रिय प्रतिक्रियाएं रूपांतरित मात्रा में कम व्याख्यित एकत्रित खोई शक्ति को अर्जित तथा प्रयुक्त होती है। ये नीरस ने कहा था। इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, केवल एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, वेबस्टर के अनुसार जानकारी, ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण की क्रिया संज्ञान है। तो इसे आप लोग केवल एक बार पढ़ लीजिएगा, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को जानते हैं। संज्ञान, संज्ञान विकास के तहत शामिल प्रक्रिया है। तो संज्ञान का मतलब क्या क्या होता है? पहला इसमें दिया है समस्या समाधान करना, कल्पना करना, स्मरण करना, जानना, विवेचना करना, सृजन करना, योजना निर्माण करना, संकेत बनाना, क्रोध, भूख और डर। उसके अलावा तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, उसके अलावा अवबोध की क्षमता, और उसके अलावा 13वां इसमें दिया है भौतिक एवं सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा का निर्माण। ये तमाम जो चीज़ आएगा ना वो सारे के सारे संज्ञान के अंतर्गत आता है। जो आप में ना सोचने समझने की जो क्षमता होता है ना, जो आप में एबिलिटी होता है, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे ही संज्ञान बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब ना जहाँ से आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ना, तो आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का जो विषय है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति है ना वो जीन पियाजे है। जीन पियाजे जो वह व्यक्ति है जिन्होंने अलग अलग थ्योरी दिया था, अलग अलग सिद्धांत दिया था, उसी को आप लोगों को पढ़ना होता है कि एक जो बालक है उसका विकास कैसे होता है, एक बालक कैसे सीखता है, तमाम जो चीज़ होगा ना वो सारे के सारे जीन पियाजे ने दिया। तो जीन पियाजे महोदय सबसे महत्वपूर्ण है आपकी जो विषय है उसमें, ठीक है। तो आप लोगों को इसे ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो अन्य नाम करके दिया है ना, मतलब संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का अन्य नाम और क्या है? इसे विकासात्मक सिद्धांत कहा जाता है, अवस्था का सिद्धांत या विकासीय का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके अलावा रचनात्मक मार्ग भी कहा जाता है। तो इन तीनों चारों नाम को केवल आप लोगों को याद रखना है। केवल और केवल एक चीज़ आप लोगों को नोट करने की आवश्यकता है कि जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इसे केवल नोट करना है। एक तरफ आप लोग जीन पियाजे लिख लो और केवल संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इतना लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एकदम लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं। अपने समझ के लिए शॉर्ट नोट्स में केवल शॉर्ट में लिखना है। एक तरफ जीन पियाजे और दूसरा तरफ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप तो समझ जाओगे ना कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। केवल इतना लिखना है, ज़्यादा इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को इसके परिचय के बारे में बताओ ना, जो चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए। सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जान लो कि जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था। कहाँ? तो 9 अगस्त 1896 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ये आप लोगों को केवल याद रखना है। और उन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 में लिखा था, ठीक है। तो ये पुस्तक के नाम को चाहो तो आप लोग नोट करके रख सकते हो। उसके अलावा ये जो मत प्रतिपादन, अध्ययन और अवधारणा जो दिया है ना, उसे आप लोगों को पीडीएफ को ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा, तो उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, केवल आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। इसे आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट है केवल मैं आप लोगों को वही पढ़ाऊँगा इस क्लास में। और बाकी जो पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा ना व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और एक बार ना अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये जो ना अलग अलग
अवधारणा दी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जीन पियाजे ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया था, तो उसके सिद्धांतों से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो। आप लोग सबसे पहले जाइए इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है, तो वहाँ से आपके नंबर को लेकर के मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा आपके स्क्रीन पर रैंडम एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, वो भी मेरा ही नंबर है, तो उसमें आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है, तो वहाँ से आपके नंबर को लेकर के मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए केवल आप लोगों को नॉमिनल जो चार्ज है वो पे करने होंगे। इतना तो आप लोग अपना जो 1 महीना का रिचार्ज कराते हो ना फ़ोन में, उतना भी नहीं लूँगा, ठीक है? उससे कम से कम हाफ़ से भी हाफ़ लूँगा आप लोगों से। क्यों? क्योंकि मेरे को बेवजह का भीड़ वगैरह नहीं चाहिए। जो लोग एक्चुअल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मन लगा कर के पढ़ना चाहते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि इस वर्ष 2026 में मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, केवल वही लोग जुड़िएगा, ठीक है? और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, आप लोग बुक लेकर के पढ़ सकते हो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना एक्चुअल में जो आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए ना, वो केवल वही व्यक्ति बता सकता है जो उस मार्ग से गुजर चुका हो। और मैंने अपना डीएलएड कोर्स, उसके अलावा सीजीटेट सीटेट दोनों ही अच्छे नंबर से क्या किया है, क्वालिफाई कर चुका हूँ, और अभी प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, ठीक है, टीचर का। तो इसीलिए बेहतर तरीके से आप लोगों को अच्छे से बता सकता हूँ। केवल बुक लोगे तो बुक में जो लिखा है वो आप लोग पढ़ पाओगे, किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, इसके लिए गाइडलाइन की आप लोगों को बेहतर तरीके से ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि देखो लाखों लोग इस बार फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो लाखों लोग से आप लोग आगे कैसे पढ़ सकते हो, ज़्यादा एक्स्ट्रा कैसे पढ़ सकते हो, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो, गाइडलाइन के थ्रू ही पढ़ सकते हो। और मैं आप लोगों को सारे से सारे सब्जेक्ट का जो PDF रहेगा ना, जो भी क्लास लूँगा, जो भी पढ़ाऊँगा, तो इसी व्हाट्सएप ग्रुप में ही केवल दूंगा, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, अभी तक की 100+ इसमें हो चुके हैं जो कैंडिडेट है वो, ठीक है। तो आप लोगों को ये सोचना नहीं है कि केवल मैं ही हूँ क्या इसमें, ये नहीं सोचना है। तो सारे PDF को आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा उसमें, ठीक है। उसके अलावा एक नंबर भी दे दूंगा जिसके माध्यम से आप लोग डायरेक्टली मेरे से बात करके किसी भी प्रकार से आप लोगों को समस्या होना, तो उसमें बात करके डायरेक्ट अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो, और किसी प्रकार से गाइडलाइन चाहिए तो वो ले सकते हो, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। चलिए आप पढ़ते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के ना अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है। तो जीन पियाजे नामक जो मनोवैज्ञानिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट में। तो जीन पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को मुख्यतः 4 भाग में बांटा है। कितना? तो जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भाग में बांटा है। सबसे पहला जो होगा वो संवेदी पेशी अवस्था कहलाता है। क्या? तो संवेदी पेशी अवस्था कहलाता है या संवेदीगात्मक अवस्था कहलाता है। दूसरा जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। तीसरा जो होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। और चौथा जो होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भाग में बांटा है। इसके एज को भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो होगा वो संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगा, जिसका जो एज है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होगा। दूसरा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो एज है ना वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष हो जाएगा। तीसरा जो होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो एज है वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक हो जाएगा। चौथा जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसका जो एज है वो 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की हो जाएगा। तो आप लोगों को इसको नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही ये चारों के चारों। शॉर्ट नोट्स में नोट करके रखना है, पूछा जाता है हमेशा कि संवेदी पेशी अवस्था किसने दिया था, औपचारिक अवस्था किसने दिया था, उसके अलावा संवेदी पेशी अवस्था का एज क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एज कितना से कितना बांटा गया है पियाजे के अनुसार, पूछा जाता है। तो इन चारों को आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। किस लिए कंफ्यूज नहीं होना है? एक देखो, बालकों की विकास की अवस्था अलग होता है, जिसे मैं आप लोगों को अलग अलग बताया था ना कि बालकों की विकास की अवस्था को जीन पियाजे ने अलग अलग भागों में बांटा है, जिसमें आप लोगों को बताया था गर्भावस्था, शैशवावस्था, उसके अलावा बताया था किशोरावस्था,
बताया था ना आप लोगों को 4 अलग-अलग एज, जिसमें सबसे पहले गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था और चौथा किशोरावस्था। आप लोगों को बताया था ना, ये 4 जो अलग-अलग अवस्था है वो अलग है, ये बालकों की विकास की अवस्था है। लेकिन ये जो हम लोग 4 अलग-अलग जो अवस्था पढ़ रहे हैं ना, वो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। संज्ञानात्मक अलग होता है, बालकों का विकास वाला अलग होता है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यानपूर्वक दोनों में डिफ़रेंस को याद रखना है। चलिए अब इन चारों को ना डिटेल से थोड़ा-सा पढ़ते हुए चलते हैं। तो जो-जो नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है? चलिए सबसे पहला को पढ़ते हैं, संवेदी पेशी अवस्था को, जिसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं। और इसका जो आयु है ना वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष इसको माना गया है, ये आप लोगों को बताया होना। तो ये पहला का क्या है ये आप लोग ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले अर्थ दिया है, इस अवस्था में ज्ञान का आधार संवेदी प्रेरक चिंतन होता है, अतः इसे संवेदी गत्यात्मक अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था कहते हैं। अवस्था करके दिया है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, आप लोगों को बताया होना। इसमें क्या क्या होता है, तो गतियों की आवृत्ति की अवस्था होता है, जन्म स्वतः प्रेरित क्रिया की अवस्था होता है, संवेदी प्रेरक चिंतन की अवस्था होता है, पूर्ववाचित अवस्था होता है, वास्तविक स्थायित्व होता है, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार होता है। तो केवल आप लोगों को इसको एक बार पढ़ लेना है, एकदम इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये जो 4 अलग अलग थ्योरी है ना उसे आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है? उसके अलावा इसमें कार्य क्या क्या होता है, इस अवस्था में बालक अपनी आँख, कान, हाथ और अन्य संवेदी क्रियात्मक अंगों से सोचता है। इस अवस्था में वे अपने दिमाग से ज़्यादा मानसिक क्रियाएं नहीं कर पाते। तो आप लोगों को ये बता दूं, संवेदी मतलब इंद्रियां का मतलब क्या होता है, तो इंद्रियां बोल सकते हो या संवेदी अंग जो बोल सकते हैं ना, वो 5 प्रकार के संवेदी हम लोगों का अंग होता है। सबसे पहले आँख होता है, दूसरा नाक होता है, तीसरा मुँह होता है, चौथा हाथ होता है और जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श करके पता करते हैं ना कोई भी जानकारी को, और पांचवा कान होता है। तो ये 5 प्रकार के जो संवेदी अंग है ना, तो उसके माध्यम से संवेदी पेशी अवस्था में बालक कोई भी जानकारी को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है? और इस अवस्था में ना मतलब जन्म से 2 वर्ष में कहाँ कोई बालक अपने दिमाग का प्रयोग करेगा, जी हाँ। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है? उसके अलावा ज्ञानार्जन करके दिया है, इस अवस्था में बालक इंद्रियों तथा संवेदनाओं के आधार पर ज्ञानार्जन करता है। इंद्रिया का मतलब आप लोगों को बताया ना कि आँख, नाक, मुँह, कान, हाथ के माध्यम से क्या करता है, स्पर्श करके जानने की कोशिश करता है कोई भी चीज़ों को। तो आप लोगों को ये याद रखना है। केवल आप लोग ना ऐसे याद रख सकते हो कि देखो संवेदी पेशी अवस्था क्या है, तो संवेदी पेशी जन्म से 2 वर्ष, तो जन्म से 2 वर्ष बालक क्या क्या कर सकता है, केवल इतना आप लोगों को पता करना है। और इसमें से कोई भी पूछे तो ईजी तरीके से आप लोगों को बन जाएगा। उसके बाद दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये जो अलग अलग नाम दिए ना उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो एज है ना वो 2 वर्ष से लेकर के क्या है, तो 2 वर्ष से 7 वर्ष इसका एज को बांटा गया है। उसके अलावा प्रारंभ करके दिया है प्रतीकात्मक कार्य का प्रादुर्भाव। तो 2 से 7 वर्ष की उम्र में ना जो बालक है ना वो भाषा का अच्छी तरह से प्रयोग करना सीख जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस उम्र में या किस अवस्था में बालक जो है वो पूरी तरह से भाषा सीख जाता है बोलने के लिए, ठीक है? तो ये जो है ना वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सीख जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अवस्था करके दिया है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया हूँ। इस अवस्था में क्या क्या होता है, पारंपरिक तर्क की अवस्था मतलब तर्क करना सीख जाता है, आत्म केंद्रित अनुकरण की अवस्था, काल्पनिक खेल केंद्रित की अवस्था, असंगत आकस्मिक तर्क की अवस्था, और उसके अलावा प्रत्यक्ष बोध तर्क की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, भाषा तथा कौशल विकास की अवस्था। तो भाषा का भी विकास हो जाता है, कौशल को भी क्या करता है, विकास करता है। इन तमाम जो चीज़ है ना वो करता है। तो ये आप लोगों को केवल एक बार पढ़ लेना है। जैसे इसमें कल्पना खेल केंद्रीकरण बोला है, तो कल्पना करने की जो क्षमता है ना वो बालक में 2 से 7 वर्ष की उम्र में आ जाता है। खेल खेलने की भी उम्र क्या होता है, यही उम्र ज़्यादा होता है। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है, ये सारा चीज़ को याद रखना है। उसके अलावा उपलब्धि क्या है, तो अहम केंद्रित, अहम केंद्रित का मतलब यह है कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो आप दूसरों से ज़्यादा खुद को वैल्यू ज़्यादा देता है ना, और दूसरों से क्या चाहता है, दूसरे सारे के सारे उसको अट्रैक्ट करे, दूसरे जो रहेंगे वो सारे के सारे उसे वैल्यू करे, ये चाहता है 6 से 7 वर्ष की उम्र में जो बालक होता है वो, ठीक है? देखो इसमें क्या बोला है,
6 से 7 वर्ष का बच्चा केंद्रित होने से दूसरों की दृष्टिकोण को नहीं स्वीकार करता। मतलब यह है कि वो स्वयं को क्या मानता है, श्रेष्ठ मानता है, मैं जो बोलूँगा वही सही है। आप लोगों ने ये देखा होगा, अक्सर वो क्या करे, किसी भी चीज़ को लेकर के अहम करते रहता है, जिद्दी करते रहता है। आप लोगों ने भी देखा होगा इसको। देखो उसके अलावा और क्या दिया है, नकल करने की प्रवृत्ति, असंगत आकस्मिक तर्कणा, उसके अलावा काल्पनिक खेल केंद्रीकरण, प्रत्यक्ष बोध तर्कणा। तो ये सारे के सारे चीज़ ना 6 से 7 वर्ष की उम्र में जो बालक है ना वो करता है। 6 से 7 आप लोग मत लेना, 2 से 7 आप लोग सीधा सीधा ले लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इतना ही केवल आप लोगों को दूसरा में पढ़ना था। उसके बाद तीसरा को पढ़ते हैं। तीसरा जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। और इसका जो एज है वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की इसको माना गया है। इसमें क्या क्या करता है जो बालक है, वो जो क्षमता है वो, एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्ण सोचता है। इस अवस्था को संज्ञानात्मक विकास की मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चिंतन की परिसीमाएं दूर होने लगती है। नेक्स्ट को पढ़िए। बालक के विचार प्रौढ़ों के विचार से अधिक निकट होते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। विचार पहले की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत, लचीले व व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। बालक वास्तविक संसार के साथ संक्रियाएं करते हैं। तो देखो 7 वर्ष से 11 वर्ष की उम्र में ना जो बालक है वो अलग अलग ये जो क्रिया है ना वो करने लगता है। जैसे क्या करता है, उद्देश्यपूर्ण और तर्कपूर्ण सोचने लगता है, मतलब उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है और तर्कपूर्ण ढंग से सोचने लगता है। उसके अलावा मुख्य जो बिंदु होता है ना उसे परिवर्तन बिंदु भी कहा जाता है, मतलब इसी उम्र में ना अधिकतर उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। और इसी उम्र में ना प्रौढ़ों के विचार, मतलब बड़े के जो विचार होंगे वो और उनका जो विचार होगा वो अधिक मिलते जुलते लगने लगेगा, मतलब एक समान होते जाएगा धीरे धीरे करके। और इस उम्र में जो बालक का जो सोच है ना वो तर्क है वो विकसित होता है और लचीला होता है, ठीक है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका अवस्था क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का, तो ये 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की इसको माना जाता है। और इसी अवस्था में आगमनात्मक चिंतन की व्यवस्था भी होता है। विकेंद्रीकरण की अवस्था मानते हैं। रूपांतरण की अवस्था होता है। क्रमबद्धता, मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वो कार्य करता है। उसके अलावा वर्गीकरण, मतलब अंतर को स्पष्ट करता है। अति कल्पनाशीलता की अवस्था भी कहते हैं। व्याख्या की अवस्था कहते हैं। संरक्षण व परीक्षण की अवस्था भी इसे माना जाता है। तो इसमें केवल एक बार इसको पढ़ लेना है आप लोगों को, इसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं है, ठीक है। उसके अलावा उपलब्धि करके दिया है, विकेंद्रीकरण है। उसके अलावा आत्म हसोमुख केंद्रीयता है, व्याख्या है और क्रमबद्धता है। तो केवल आप लोगों को एक बार इतना पढ़ लेना है, सारे को एकदम रटने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है इसमें, ठीक है। केवल याद रखना जो चीज़ है ना उसकी कुछ कुछ जो विशेषता दिया है ना अलग अलग अवस्था का, तो उसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद चौथा और अंतिम जो सिद्धांत है उसको जानते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा इसमें क्षमता करके दिया है, इसको पढ़िए। इस अवस्था में बालक अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करता है। नेक्स्ट को पढ़िए। विचार करने के लिए बालकों को मूर्त वस्तुओं और घटनाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती। नेक्स्ट को पढ़िए। बालक आंतरिक चिंतन करके नए और अधिक तर्क नियम गढ़ने में समर्थ होते हैं। तो देखो चौथा इसमें जो बोला गया है ना कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या होता है, जो बालक इस एज में होगा ना, मतलब 11 से 15 वर्ष की एज में होगा ना, तो वो बालक क्या है, अगर उसके सामने कोई भी वस्तु नहीं है ना या कोई भी चीज़ वो नहीं देखा होगा ना, फिर भी उसके बारे में सोच सकता है, उसके बारे में क्या कर सकता है, जान सकता है। क्यों, आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रह्मांड के बारे में ये जो 11 से 15 वर्ष की जो आयु के बालक है ना वो कभी गैलेक्सी को तो देखा नहीं होगा ना, लेकिन उसके बारे में वो सोच सकता है कि गैलेक्सी ऐसा होगा, इस प्रकार से अलग अलग ग्रह होगा, उसके बारे में सोच सकता है। तो इसे ही क्या बोला जाता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जहाँ सामने उसकी कोई चीज़ ना हो फिर भी उसके बारे में सोचा जा सकता है, ठीक है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चिंतन व तर्क बोला गया है। बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त मतलब यही होता है कि जो चीज़ उसके सामने ना हो, जो चीज़ उसे दिखाई ना दे, उसके बारे में भी वो सोच सकता है। बालक गणित के सवालों को दिमाग में ही हल कर सकता है, तो इस उम्र में कर सकता है, ठीक है। अवस्था क्या है, तो 11 से 15 वर्ष इसकी अवस्था बोला गया है। और ये जो अलग अलग अवस्था है ना उसको आप लोग अलग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को केवल इसमें जो एज है
वो, और ये कौन सी सिद्धांत है वो, और उसके अलावा इसका जो विशेषता क्या क्या है थोड़ी थोड़ी इसको आप लोगों को केवल याद रखना है, ठीक है। सारी को एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को ना ये जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करूँगा, तो वहाँ से एक बार केवल आप लोगों को पढ़ लेना है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है केवल वही पढ़ाया हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ना वो 3 लोगों ने दिया है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले जीन पियाजे ने दिया है, जिसको आप लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा जो दिया है वो वाइगोस्की ने दिया है, ठीक है, जिसे एलन वाइगोस्की के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो सिद्धांत देंगे ना वो ब्रूनर देंगे। तो तीनों को आप लोगों को याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा में जो आप लोगों को पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट होगा वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भी आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है केवल वही पढ़ाऊंगा, बेवजह का कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये यकीन मानिए आप लोग, ठीक है। चलिए वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अब थोड़ा सा जानते हैं। देखो वाइगोस्की के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना उसको एक और नाम से जानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसे सोशल कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, यह आप लोगों को याद रखना है। और वाइगोस्की का पूरा नाम क्या है? लेव सेम्योनिच वाइगोस्की नाम है। क्या? तो लेव सेम्योनोविच वाइगोस्की नाम है। इसे रटना नहीं है, केवल वाइगोस्की आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रशिया में हुआ था, रूस में हुआ था, ठीक है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। इन तमाम चीज़ों को एकदम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। देखो उसके बाद ना वाइगोस्की के सिद्धांत में ना 3 आधार तत्व उन्होंने माना था। सबसे पहले सामाजिक अंतःक्रिया माना था, दूसरा भाषा को इम्पोर्टेंट माना था, और तीसरा कल्चरल जो संस्कृति है उसको ना क्या माना था? इम्पोर्टेंट माना था। इसे केवल मैं अपने शब्दों में समझा देता हूँ, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब यह है कि एक जो बालक है ना वो समाज के अंतर्गत आकर के 2 या 2 से अधिक लोगों के संपर्क में आकर क्या करता है? सामाजिक अंतःक्रिया की सीखता है, और उस सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अपना विकास करता है। और क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समाज से ही सीखता है, संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से, ठीक है, जिसे सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाता है। केवल इतना पढ़ना है। दूसरा उनने महत्वपूर्ण जो माना है वो भाषा माना है। वाइगोस्की मानते हैं कि बालक जो है ना उसका जो विकास है वो भाषा के माध्यम से ही हो सकता है। जब तक बालक जो है वो भाषा अच्छे से नहीं सीखेगा तब तक उसका विकास होना संभव नहीं है, ये माना है। तो अपने इस थ्योरी में भाषा को इम्पोर्टेंट दिया है, भाषा से ही ना बालक जो है वो तमाम चीज़ों के बारे में सीख सकता है। तो ये भाषा को इम्पोर्टेंट माना है वाइगोस्की ने। तीसरा संस्कृति मतलब कल्चरल। संस्कृति क्या होता है? तो देखो एक बालक जो है वो समाज में आकर के समाज से संस्कृति को सीखता है, और संस्कृति के माध्यम से अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, उचित अनुचित के बारे में और अच्छा व्यवहार करने के बारे में संस्कृति से ही सीखता है। आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा ना, जिसका जितना संपन्न संस्कृति होगा, जितना अच्छा संस्कृति होगा, वो जो बालक है उसका उतना ही अच्छा व्यवहार होगा, उतना ही अच्छा उसका जो व्यक्तित्व है वो होगा, और अच्छा ही वो सीख पाएगा। तो इसीलिए ना वाइगोस्की ने भी संस्कृति पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना। वाइगोस्की ने 3 आधार माना था, इन तीनों को इम्पोर्टेंट माना था। सबसे पहला सामाजिक अंतःक्रिया को माना था, दूसरा भाषा को माना था, और तीसरा संस्कृति को माना था। केवल आप लोगों को इतना याद रखना है, एकदम पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को जो पढ़ना है वो वाइगोस्की की अवधारणा को आप लोगों को पढ़ना है, उसके सिद्धांत को पढ़ना है। सबसे पहले जो वाइगोस्की है ना वो 3 प्रकार के सिद्धांत दिया था। कौन कौन सा? सबसे पहले समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसे जेडपीडी के नाम से जानते हैं, और इसका जो पूरा नाम है ना वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा जो है वो मचान है, जिसे स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। और तीसरा जो है वो अधिक जानकार व्यक्ति, जिसे एमकेओ के नाम से जानते हैं, और एमकेओ का जो पूरा नाम है ना वो मोर नॉलेजेबल अदर होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तीनों को आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा क्या होता है। क्यों? क्योंकि अक्सर इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए।
लिए। तो ध्यान से आप लोगों को इसको पढ़ना है और अपना PDF प्रोवाइड करूँगा ना व्हाट्सअप ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ोगे तभी आप लोगों का दूसरों से बेहतर हो पाएगा। क्यों इन सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ? आप लोगों को इन तमाम चीज़ों को पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि बुक से जो लोग लेकर के पढ़ेंगे ना जी, केवल वो केवल बुकिश नॉलेज होगा उनको। लेकिन आप लोगों को सिलेबस से बाहर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बाहर से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। इसे पढ़ लोगे, अभी आप लोगों के पास अच्छा टाइम है, पढ़ लोगे तो दूसरों से बेहतर तैयारी कर पाओगे कि नहीं, और बेहतर तैयारी करोगे तो बेहतर नंबर आएगा, बेहतर नंबर आएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को विस्तार पूर्वक अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब फर्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए सबसे पहला को ध्यान से पढ़िए। वाइगोस्की के जो सिद्धांत है उसको निकट समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी आप लोगों को याद रखना है और अंग्रेजी में भी याद रखना है, पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन, ठीक है, कि निकट समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या होता है या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। तो आप लोगों को मैं अपने शब्दों में समझाऊंगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। सहयोगात्मक अधिगम का विचार समीपस्थ विकास क्षेत्र के प्रत्यय के आधार पर विकसित हुआ है, जिसका प्रतिपादन लेव वाइगोस्की ने किया है। नेक्स्ट को पढ़िए। लेव वाइगोस्की का विचार था कि बच्चों को उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल कार्य देने पर वह बेहतर तरीके से सीख सकता है। अब ना लेव वाइगोस्की ने ना एक चित्र दिया है, और चित्र देने के लिए ना इस प्रकार के अलग अलग जो डायग्राम है वो दे दिया गया और समझाया गया है कि ये समीपस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये अलग अलग समझा है। सबसे पहले देखो, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला कार्य करके दिया है, और बीच में ये ZPD दिया है, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में ये क्या दिया है, किसी की सहायता से किया जाने वाला कार्य अधिगम क्षेत्र दिया है। अब आप लोगों को ना ये जो समीपस्थ विकास क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है ये आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक जो बालक है ना जो कार्य कर सकता है अपने आप में, और उसके बाद ना एक जो सहयोग उसका पर्सन होगा, मतलब एक जो नॉलेजेबल पर्सन होगा ना, वो उसको किसी कार्य में सहयोग करेगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो सहयोग करेगा और सहयोग करने के बाद जो एक बालक सीखेगा, मान के चलो एक जो बालक है वो केवल ना छोटा मोटा दिया वगैरह बना सकता है मिट्टी का, है ना, और मिट्टी का दिया वगैरह बनाया, और उसके बाद क्या होता है, ज़्यादा बड़ा घड़ा वगैरह वो नहीं बना सकता। लेकिन ना उसके पिताजी आया या कोई उसको जानकार व्यक्ति आया और आ करके उसको सिखाता है कि बेटा घड़ा इस प्रकार से बनाते हैं। तो वो क्या किया, बाद में वो घड़ा बनाने लग गया। तो एक जो बालक है वो क्या करता है, जो वो पहले जानता है और उसके बाद कोई सहयोगी द्वारा जो उसे सिखाया, उसके बाद वो अधिकतर कार्य करने को जाना। तो इन दोनों के बीच के फ़र्क को क्या बोला जाता है, समीपस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये चित्र के माध्यम से समझाया गया है। आप लोगों को एक दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। एक जो बालक है ना वो साइकिल चलाना जानता है, केवल वो क्या करता है, पैडल मार सकता है, लेकिन बैलेंस वो नहीं बना सकता। एक जो बालक है वो शुरुआती में भी सीख रहा है, तो उसके पिताजी या कोई भी नॉलेजेबल पर्सन क्या करेगा, आया यहाँ पास और आ करके ना उसको पीछे से पकड़ा साइकिल को, और पकड़ करके उसको बैलेंस बनाया। तो जब बैलेंस बनाया तो वो क्या किया, पैडल भी मारना चला रहा है और उसके अलावा बैलेंस बना करके चला भी रहा है। तो एक जो वो खुद से जानता था वो, और उसके बाद किसी के सहयोग करने के बाद जाना वो, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जो फ़र्क पड़ा ना, तो उसे ही ZPD कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। देखो, बच्चे स्वतंत्र रूप से स्वयं किया जाने वाला कार्य, मतलब ये छोटा सा जो खुद कर सकता है, उसके बाद जो सहयोग यहाँ पर किया ना, यहाँ बड़ा वाला जो क्षेत्र है उसमें सहयोग किया, तो सहयोग करने के बाद जो वो सीखा, ये बीच की जो दूरी होगा ना, जो वो खुद जानता है वो, उसके बाद वो दूसरे के सिखाने के बाद जब जाना वो, तो उसे ही ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? स्वयं जो कार्य करते हैं वो, जो बालक है वो खुद से जो कर सकता है वो, और उसके सहयोग के बाद, किसी के सहयोग के बाद जब वो कार्य करता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य को कर पाता है। तो उन दोनों के बीच के जो दूरी होगा ना, जो डिफरेंस होगा, उसे ही समीपस्थ विकास क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इसे वाइगोस्की ने ही इसको दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों का इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार।
चलिए उसके बाद ना दूसरा में जानते हैं पाड़ा, मचान या ढांचा स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है। ये भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसमें से भी प्रश्न। तो दूसरा को ध्यान से समझिए, मचान, पाड़ा, ढांचा या स्कैफ फोल्डिंग। अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, बेवजह कुछ भी आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, फिर अपने शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा। यह एक अस्थायी संरचना है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। दूसरा को पढ़िए, यह वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता या मार्गदर्शन को मचान, पाड़ा, ढांचा, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए, इसे ढांचा निर्माण भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक बालक यदि वांछित कौशल सीख जाता है तो निर्देशन या निर्देशात्मक समर्थन वापस ले लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह मकान निर्माण के बाद सभी मचान हटा दिया जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए, इसके अनुसार संवाद ढांचा निर्माण की महत्वपूर्ण तकनीकी है। नेक्स्ट पढ़िए, विद्यार्थी को एक नई अवधारणा या कौशल में महारत हासिल करने के लिए अस्थायी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। तो इसे ही क्या कहा जाता है, पाड़ा, मचान या ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। अब आप लोगों को ना मैं अपने शब्दों में समझा देता हूँ कि पाड़ा या मचान या ढांचा या स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब ये होता है कि मान के चलो एक जो बालक है ना वो शुरुआती में साइकिल चलाना सीखता है। तो साइकिल चलाना जब सीखेगा ना तो उसके मम्मी हो या उसके बड़े भाई हो या उसके पिताजी क्या करेगा, पीछे से उस साइकिल को हाथ में पकड़ेगा और हाथ पकड़ करके उसका सहयोग करेगा। जैसे जैसे बालक साइकिल चलाना सीखेगा या उस कौशल में महारत हासिल करना सीखेगा, धीरे धीरे जो अपना जो सहयोग है ना वो क्या करेगा, वो कम करते जाएगा। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा ना कि शुरुआती में जो बालक साइकिल चलाना सीखता है तो पीछे से उसकी जो सहयोगी है या उसके मम्मी पापा या उसका भाई है उसको पीछे से पकड़ता है और पकड़ने के बाद क्या करता है, धीरे धीरे कुछ दूर तक कि उसको पकड़े रहता है जब तक वो चलाता है और एक बार धीरे से छोड़ देता है बीच में जा कर के, ताकि वो खुद से सीख सके। तो उसे ही ना पाड़ा, मचान या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जब ना एक बालक को आवश्यकता होता है किसी भी कार्य को करने के लिए तो पीछे से उसको सहयोग दिया जाता है और जैसे जैसे उस कौशल को वो जो बालक है वो सीखते जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसके सहयोग को कम किया जाता है ताकि वो खुद से करके सीख सके। तो इसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। एक और उदाहरण दे करके आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। स्कैफोल्डिंग किसे कहेंगे, आप लोगों ने एक जो मकान बनता है उसको देखा होगे ना। मकान जब बनता है, जब लेंटर वगैरह ढलाई होता है तो उसमें अलग अलग बांस का बल्ली वगैरह लगा करके संरचना दिया जाता है। शुरुआती में उसमें सीमेंट वगैरह डाला जाता है ताकि वो क्या करे, मजबूत हो। एक हफ्ता तक की उसको रखा जाता है, जो अलग अलग बल्ली वगैरह लगाया जाता है ना जी, ऐसे करके जहाँ मकान टिकाया जाता है तो वो लगाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो सूखते जाता है, स्ट्रांग होते जाता है, बाद में उसको क्या किया जाता है, जो सहयोग दिया जाता है, जो लकड़ी का जो सहयोग दिया जाता है ना, ढांचा या संरचना या जो बल्ली वगैरह है उसको बाद में हटा दिया जाता है। पहले उसको सहयोग की आवश्यकता होता है जब गीला होता है, जब वो शुरू शुरू में सूखा नहीं रहता है, तो बाद में उसको हटा दिया जाता है। तो जब ना किसी कार्य को जब व्यक्ति करता है तो करते रहता है ना, तो करने से ना उसको क्या किया जाता है, सहयोग दिया जाता है। और सहयोग जब वो स्ट्रांग हो जाता है, उस कार्य में महारत हासिल कर लेता है ना, तो वो सहयोग को हटा दिया जाता है। तो इसे ही ना पाड़ा, मचान या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को। इतना लंबा समझाने का मतलब यह है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, रटना आप लोगों को नहीं है, समझना है केवल है केवल, क्योंकि क्वेश्चन में आपको घुमा करके पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अंतिम रूप से तीसरा आप लोगों को ना ये जो सिद्धांत है वो पढ़ना है, अधिक जानकार व्यक्ति, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो इसको भी आप लोगों को जानना है, जो वाइगोस्की का तीसरा सिद्धांत है। सबसे पहला को ध्यान से पढ़िए। वाइगोस्की के अनुसार MKO से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल विकसित करते हैं। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। उदाहरण स्वरूप एक बालक जो अज्ञानी होता है वह एक शिक्षक जो ज्ञान का भंडार होता है। ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सबसे अच्छा संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार यदि सीखने वाले में सीखने वाले से अधिक बुद्धि होता है या उसकी समान बुद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में बालक का विकास भली भांति नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट को पढ़िए। सामान्य शब्दों में किसी
किसी व्यक्ति के पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना आवश्यक है। तो आप लोगों को ना अधिक जानकार व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है, यह आप लोगों को क्या है समझा देता हूँ ध्यान से, तो समझिएगा। देखो, एक जो व्यक्ति है वो, मतलब मान के चलो एक जो छात्र है वो क्या है, उसको कम नॉलेज है, लेकिन एक जो शिक्षक है वो उसको अधिक नॉलेज है। जब ये अधिक नॉलेजेबल जो पर्सन होगा, जो व्यक्ति होगा ना, उस जो बालक है ना, मतलब जो कम नॉलेजेबल बालक है उसको जब सिखाएगा ना, तो सिखाएगा तो क्या होगा, अपना जो कौशल है, अपना जो ज्ञान है उसमें इसके ट्रांसफ़र करेगा, बताएगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, इसको अधिक जानकार व्यक्ति कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया? जैसे मान के चलो आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग क्या हो, सीख रहे हो, और मैं क्या हो, इस मामले में इस जो विषय है उसमें अधिक जानकार व्यक्ति हूँ, मोर नॉलेजेबल अदर हूँ मैं, है ना। तो आप लोगों को जब मैं सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, जिसके माध्यम से आप लोग सीखोगे, भली भांति समझोगे, आपसे मुझे नॉलेज क्या है, ज़्यादा है इस फील्ड में, तो इसीलिए क्या होगा, मैं आप लोगों के लिए अधिक जानकार व्यक्ति हूँ। समझ में आया? इसे ही क्या बोला था वाइगोस्की ने, अधिक जानकार व्यक्ति या मोर नॉलेजेबल अदर बोला था। समझ में आया आप लोगों को MKO क्या होता है? तो इतना ही आप लोगों को केवल पढ़ना था। उसके बाद ना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में ना ब्रूनर ने भी दिया है। तो ब्रूनर जो मनोवैज्ञानिक है ना, वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप लोगों को केवल ना वाइगोस्की के सिद्धांत को पढ़ना है, और उसके अलावा ना जो जीन पियाजे है उसके सिद्धांत को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके शिक्षण अभिरुचि के विषय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखो तो पता चल जाएगा। और आप लोगों को ना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। इस महीने ना जितना थ्योरी हो सके ना उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ना नेक्स्ट मंथ से ना आप लोगों को सबसे पहले ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी पूछा गया है उसको आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसका टेंशन भी आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो जी, क्योंकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाते रहता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करोगे तो आगे भी आप लोगों को काम आएगा, ना केवल आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम में, बल्कि आप लोगों का जब ना उसमें काउंसलिंग होगा उसमें, उसके बाद भी आप लोगों का जब कॉलेज अलॉट होगा उसमें, कॉलेज में क्या क्या करना है, तमाम चीज़ों को आप लोगों को बताऊंगा, आपका पूरा साथ दूंगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब किए रहोगे तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे क्या है नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, और नेक्स्ट क्लास में ना आप लोगों को इसी प्रकार की जो MCQ रहेगा वो भी लाऊंगा, ठीक है।